नमस्कार, फोकस रूम प्रो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डीप डाइव करने वाले हैं ना, जो सच में हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। हाँ, पैसा मतलब मनी, जिसके बिना आज की दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक रूल क्लियर कर दूं। हमारी ये पूरी चर्चा बाइलिंगुअल होगी, ताकि सबको इजीली समझ आए। पर जो मेन टॉपिक्स हैं और टेक्निकल टर्म्स हैं ना, उन्हें हम हमेशा इंग्लिश में ही इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत जरूरी है। इससे कॉन्सेप्ट को समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। सही कहा। तो आज के इस डीप डाइव का विषय है मनी एंड क्रेडिट। सोर्स मटेरियल के रूप में हम एक इकोनॉमिक्स के चैप्टर का डीप एनालिसिस कर रहे हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि पैसे का विकास आखिर हुआ कैसे, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो क्रेडिट है ना, मतलब लोन, ये कैसे किसी की जिंदगी बना सकता है या फिर उसे डेट ट्रैप में फंसा सकता है। डेट ट्रैप यानी कर्ज का जाल बहुत ही खतरनाक चीज है ये। पर मुझे लगता है वहां तक पहुंचने से पहले हमें बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हम हर दिन पैसा खर्च करते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि कागज के एक छोटे से टुकड़े की इतनी कीमत आखिर क्यों है? मतलब पैसे के काम करने के तरीके को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया में जाना होगा जहाँ पैसे का कोई वजूद ही नहीं था। एग्जैक्ट पॉइंट। एक बिना पैसे वाली दुनिया। राइट। तो कल्पना करें कि आपको जूते खरीदने हैं और बदले में देने के लिए आपके पास सिर्फ गेहूं है। अब ये कितना मुश्किल होगा। आपको पहले एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास जूते हों। और जो ठीक उसी वक्त आपसे गेहूं खरीदना चाहता हो। एग्जैक्टली। इसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। यहाँ दोनों पक्षों को एक दूसरे का सामान खरीदने के लिए राजी होना पड़ता है। सोचिए ये कितना एग्जॉस्टिंग प्रोसेस रहा होगा। What's fascinating here is कि ये सिर्फ थकाने वाला नहीं था, बल्कि किसी भी बड़ी इकोनॉमी के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। इसलिए इंसान ने एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन्वेंट किया, एक ऐसी कॉमन चीज जिसे सब लोग एक्सेप्ट कर सकें। और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज वक्त के साथ बहुत बदला है। सोर्स बताता है कि पुराने टाइम में भारत में अनाज और कैटल यानी मवेशियों को पैसे की तरह यूज किया जाता था। हाँ, और फिर धातु के सिक्कों का दौर आया, जैसे गुप्त काल के सिक्के, तुगलक काल के सिक्के या अकबर के समय की गोल्ड मोहर। सोना, चांदी, तांबा। बिल्कुल, इन सिक्कों की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। पर अगर आज की आधुनिक मुद्रा को देखें, मतलब आज के पेपर नोट्स और कॉइन्स, तो उनमें ऐसी कोई कीमती धातु नहीं होती। इनका अनाज या कैटल की तरह कोई अपना प्रैक्टिकल यूज भी नहीं है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अगर इन कागज के टुकड़ों की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, तो लोग इन्हें इतनी इजीली एक्सेप्ट क्यों करते हैं? पूरी दुनिया इस पर कैसे चल रही है? इसका जवाब एक सिंपल शब्द में है, ट्रस्ट, जो सरकार की गारंटी से आता है। किसी भी देश की सरकार उस करेंसी को ऑथराइज करती है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट्स जारी करता है। ओह, तो मतलब कानूनी तौर पर आप रुपये में पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकते। एग्जैक्ट पॉइंट। और यही ऑथराइजेशन उस कागज को वैल्यू देता है। पर यह बात भी ध्यान रखने वाली है कि जब सरकार ये ऑथराइजेशन वापस ले लेती है, तो वो नोट दोबारा सिर्फ कागज का टुकड़ा बन जाते हैं। सही बात है, हमारे सोर्स मटेरियल में भी इसका जिक्र है। जब सरकार किसी करेंसी को इनवैलिड करती है तो उसका क्या असर होता है। जैसे नवंबर 2016 में भारत में 500 और 1000 रुपए के नोट्स को अमान्य कर दिया गया था। इसे डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। हाँ, सोर्स के मुताबिक इस कदम का मुख्य उद्देश्य कैश पर निर्भरता कम करना और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाना था। और इसके बाद से इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा डिजिटल शिफ्ट आया। एकदम सही। लोगों को बैंक डिपॉजिट्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए एनकरेज किया गया, जैसे यूपीआई, क्यूआर कोड्स, पीओएस, स्वाइप मशीन्स और डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स। इसने लेन देन का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। बिल्कुल। और आज के समय में पैसा सिर्फ लोगों की जेब में नहीं होता, वो बैंकों में सुरक्षित रहता है, डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में। वेट, ये डिमांड डिपॉजिट्स एग्जैक्टली क्या होता है? देखिए, जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरत के बाद एक्स्ट्रा कैश बचता है ना, वो उसे बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है। और क्योंकि आप इस पैसे को अपनी डिमांड पर, मतलब जब चाहें तब निकाल सकते हैं, इसलिए इसे डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं।
अच्छा, और इस डिमांड डिपॉजिट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम बिना फिजिकली कैश निकाले भी पेमेंट्स कर सकते हैं। जैसे चेक के थ्रू। मैं यहाँ सोर्स से एम सलीम का उदाहरण देना चाहूंगी। सलीम एक जूते बनाने वाला है, उसे अपने लेदर सप्लायर प्रेम कुमार को 75,000 रुपए देने हैं। तो वो नगद कैश देने के बजाय एक चेक लिख देता है। हाँ, बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देता है और बिना कैश मूव हुए पैसा सलीम के अकाउंट से प्रेम कुमार के अकाउंट में चला जाता है। इट्स जस्ट डिजिटल नंबर्स मूविंग अराउंड। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि बैंक यहाँ सिर्फ एक लेजर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं और यहीं से उनका मुनाफा आता है। कैसे? मतलब बैंक पैसे कैसे बनाते हैं इस प्रोसेस में? बैंक क्या करते हैं कि जो लोग पैसा जमा करते हैं यानी डिपॉजिटर्स, उनका सारा पैसा अपने पास कैश में नहीं रखते। सिर्फ एक छोटा हिस्सा कैश में रखते हैं रोजाना के ट्रांजैक्शंस के लिए। बाकी का पैसा वो उन लोगों को दे देते हैं जिन्हें पैसे की जरूरत है, यानी बोरोवर्स को। ओह, एज अ लोन। बिल्कुल। बैंक डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट पर कम इंटरेस्ट देते हैं और बोरोवर्स से लोन पर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये जो बीच का डिफरेंस है ना, यही बैंक के प्रॉफिट का मेन सोर्स है। Here's where it gets really interesting. क्योंकि बैंक अब लोन दे रहा है, तो ये जो क्रेडिट है वो पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करने लगता है। पर ये क्रेडिट लोगों की लाइफ पर कैसा इम्पैक्ट डालता है? हमारे सोर्स में ना इसके दो बिल्कुल ऑपोजिट एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हाँ, एक सक्सेस स्टोरी है और एक बहुत ही दर्दनाक कहानी। पहले एम सलीम का सक्सेस एग्जाम्पल देखते हैं। त्योहार का सीजन है और सलीम को 3,000 जूतों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। पर मटेरियल खरीदने और वर्कर्स को पे करने के लिए उसे वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो वो क्या करता है? वो अपने लेदर सप्लायर से एडवांस में मटेरियल उधार लेता है और बायर से एडवांस कैश लेता है। एग्जैक्टली। और इस क्रेडिट की मदद से वो टाइम पर ऑर्डर पूरा करता है, अच्छा प्रॉफिट कमाता है और सारा कर्ज चुका देता है। यहाँ क्रेडिट ने एक्चुअली उसकी कमाई बढ़ाने में मदद की। ये क्रेडिट का एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव साइड है, क्योंकि यहाँ सिचुएशन में रिस्क कम था। सलीम के पास एक पक्का ऑर्डर था। पर अब दूसरी तरफ स्वप्ना की स्टोरी देखिए। स्वप्ना की स्टोरी काफी दिल तोड़ने वाली है। वो एक छोटी किसान है, 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। खेती के खर्च के लिए वो गांव के साहूकार यानी मनी लेंडर से लोन लेती है, पर फसल में कीड़े लग जाते हैं। वो बहुत महंगी पेस्टिसाइड्स भी यूज करती है ना सोर्स के हिसाब से। हाँ, लेकिन फिर भी फसल बर्बाद हो जाती है। वो साहूकार का लोन नहीं चुका पाती और अगले साल वो दोबारा लोन लेती है, पर फसल इतनी अच्छी नहीं होती कि पुराना और नया दोनों कर्ज चुकाया जा सके। और यहाँ क्रेडिट अपना दूसरा चेहरा दिखाता है, डेट ट्रैप। स्वप्ना को अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ जाता है। सोचिए, क्रेडिट ने उसकी मदद करने के बजाय उसकी जमा पूंजी ही छीन ली। पर मुझे एक बात यहाँ क्लियर करनी है कि क्रेडिट आखिर किसके लिए फायदेमंद होगा और किसके लिए नहीं, ये कैसे तय होता है? ये पूरी तरह से सिचुएशन के रिस्क्स और नुकसान के टाइम पे मिलने वाले सपोर्ट सिस्टम पर डिपेंड करता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब कर्ज लेने की शर्तें? हाँ, जब भी आप लोन लेते हैं तो उसमें एक इंटरेस्ट रेट तय होता है, रीपेमेंट का मोड तय होता है, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोलैटरल। कोलैटरल यानी गिरवी रखने वाली कोई प्रॉपर्टी या एसेट? सोर्स में इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है मेगा का। उसने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया, 12% एनुअल इंटरेस्ट रेट पर। राइट। पर बैंक ने उसको ऐसी थोड़ी लोन दे दिया होगा। बिल्कुल नहीं। बैंक ने उसकी नौकरी के पेपर्स और नए घर के पेपर्स अपने पास कोलैटरल के रूप में रख लिए। जब वो सारा लोन चुका देगी तभी उसको पेपर्स वापस मिलेंगे। ये देखकर लगता है कि बैंक कितना सिस्टमैटिकली काम करते हैं। If we connect this to the bigger picture, तो हमें पता चलता है कि हमारे देश में क्रेडिट के मेनली 2 सेक्टर्स हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। मेगा ने जिस बैंक से लोन लिया वो फॉर्मल सेक्टर में आता है। फॉर्मल सेक्टर में बैंक्स के अलावा कोऑपरेटिव्स यानी सहकारी समितियां भी आती हैं, है ना? जैसे सोर्स में सोनपुर के कृषक कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल दिया है, जो एग्रीकल्चर और घर बनाने के लिए लोन देते हैं। हाँ, और इन सब की निगरानी आरबीआई करता है। आरबीआई मेक श्योर करता है कि बैंक सिर्फ अमीर लोगों को लोन ना दें, बल्कि छोटे किसानों और बिजनेसेस को भी सस्ते इंटरेस्ट पर लोन मिले। तो अगर फॉर्मल सेक्टर इतना रेगुलेटेड और सस्ता है, तो स्वप्ना जैसे गरीब लोग साहूकारों के पास क्यों जाते हैं, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा है, जिनकी कोई निगरानी नहीं होती? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में लोन लेने पर अक्सर कोलैटरल की जरूरत नहीं होती।
स्वप्ना के पास बैंक को देने के लिए ना तो प्रॉपर पेपर्स थे और ना ही कोई मजबूत कोलैटरल, इसलिए वो साहूकार के पास गई। और साहूकार मनमानी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कई बार तो कर्ज लेने वाले की कमाई से ज्यादा उसका इंटरेस्ट हो जाता है। वो फिजिकली एक्सप्लॉइट भी करते हैं। बिल्कुल। और सोर्स में एक बड़ा स्ट्राइकिंग डेटा पॉइंट है। अगर आप शहरी क्षेत्रों के अमीर लोगों को देखें तो उनके टोटल लोन्स में से लगभग 90% फॉर्मल सेक्टर से आता है। वाओ, 90%? हाँ, और इसके ठीक ऑपोजिट जो सबसे गरीब परिवार हैं उनका 85% लोन इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। देश के विकास के लिए चीप और एक्सेसिबल क्रेडिट तो बहुत जरूरी है ना? पर अगर गरीब के पास कोलैटरल नहीं है और बैंक बिना कोलैटरल के लोन नहीं देगा तो फिर रास्ता क्या बचता है? इसी का एक बहुत खूबसूरत सॉल्यूशन मटेरियल में बताया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs। ये सच में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। इसमें क्या होता है कि 15 से 20 लोग, स्पेशली गांव की महिलाएं, एक ग्रुप बनाती हैं। और वो रेगुलर बेसिस पर अपनी छोटी छोटी सेविंग्स जमा करती हैं। हाँ, कोई 25 रुपए जमा करता है, कोई 100 रुपए। जब उनके पास एक ठीक ठाक अमाउंट जमा हो जाता है तो ग्रुप सबसे पहले अपने ही मेंबर्स को छोटे लोन्स देता है और उनका इंटरेस्ट रेट साहूकार से कहीं कम होता है। और यहाँ सबसे बड़ा मैजिक तब होता है जब एक ग्रुप 1 या 2 साल तक प्रॉपर्ली फंक्शन करता है। बैंक बिना किसी फिजिकल कोलैटरल के उस पूरे ग्रुप के नाम पर लोन दे देते हैं। वेट, बिना कोलैटरल के बैंक लोन कैसे दे देता है? क्योंकि यहाँ कोलैटरल उनका पैसा या जमीन नहीं है, बल्कि उनका सोशल कैपिटल है, पीयर प्रेशर। अगर कोई मेंबर लोन चुकाने में डिफॉल्ट करता है तो बाकी मेंबर्स उस पर दबाव डालते हैं। बैंक के लिए ये सोशल गारंटी किसी फिजिकल प्रॉपर्टी से ज्यादा मजबूत होती है। ओह वाह, ये सच में शानदार है। और इसका सिर्फ आर्थिक फायदा नहीं है। SHG से महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनती हैं। वो रेगुलरली मिलती हैं तो उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस, हेल्थ और न्यूट्रिशन जैसे सोशल इश्यूज पर बात करने का एक सेफ प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। सही कहा। और इस SHG मॉडल को दुनिया भर में सबसे ज्यादा सक्सेस मिली बांग्लादेश में, ग्रामीण बैंक के थ्रू, जिसके संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को इस काम के लिए 2006 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। हाँ, ग्रामीण बैंक ने दिखाया कि गरीब महिलाएं अगर उन्हें मौका मिले तो वो सबसे रिलायबल बोरोवर्स होती हैं। प्रोफ यूनुस का एक कोट हमारे सोर्स में है जो सच में दिल छू लेता है। उन्होंने कहा था कि अगर गरीब लोगों को सही टर्म्स पर क्रेडिट मिले तो ये लोग विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज की डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही है कि हमारी पूरी इकोनॉमी बार्टर सिस्टम से शुरू होकर आज UPI और डिजिटल ट्रांजैक्शंस तक पहुंच गई है। पैसा खुद में कुछ नहीं है, ये सिर्फ ट्रस्ट का एक मीडियम है और बैंक्स इस ट्रस्ट को मैनेज करते हैं। पर क्रेडिट वाला पार्ट सबसे ट्रिकी है। बिल्कुल। सलीम को जो क्रेडिट मिला उसने उसे बढ़ाया, पर स्वप्ना को उसी क्रेडिट ने जाल में फंसा दिया, क्योंकि देश में फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम्स के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। एग्जैक्ट पॉइंट। और SHGs और ग्रामीण बैंक जैसे मॉडल्स दिखाते हैं कि इस खाई को भरा जा सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें समझने में मदद करती है कि हमारे रोज के फाइनेंशियल डिसीजंस के पीछे पूरी एक स्ट्रक्चरल इकोनॉमी चल रही है। हर वर्ग तक सस्ते क्रेडिट की पहुंच होना सिर्फ एक प्रिविलेज नहीं, उनका अधिकार है। सही बात है। जब तक लास्ट माइल तक ये सुविधा नहीं पहुंचेगी, सिस्टम पूरी तरह काम नहीं करेगा। तो इसी के साथ ही आज की इस डीप डाइव को एंड करते हैं। पर एंड करने से पहले एक थॉट आप सबके लिए। आज हम बड़ी तेजी से कैशलेस और डिजिटल दुनिया की तरफ जा रहे हैं। डिजिटल लेन देन ने रेवोल्यूशन ला दिया है, पर सोचिए अगर कल को सारा लेन देन पूरी तरह से डिजिटल हो जाए तो उन गरीब किसानों और मजदूरों के इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का क्या होगा? वो लोग जो आज भी कैश के लिए साहूकारों और छोटे व्यापारियों पर डिपेंड करते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन या डिजिटल लिटरेसी नहीं है। एग्जैक्टली। क्या ये नई डिजिटल क्रांति उन्हें फॉर्मल इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली खींच लाएगी या फिर उन्हें विकास की इस रेस में और भी पीछे छोड़ देगी? ये सच में सोचने वाली बात है। तो आज के डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।